पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, आप ही बताइए। आलोक जी, आप तो वैसे भी खरी खरी कहने में माहिर हैं, आप ही समझाइए। आलोक जी, ये बीजेपी कह रही है, क्या गलत कह रहे हैं हमारे विधायक जी? होली वाले दिन अगर हमने उनसे कह दिया कि भैया मत निकलो, थोड़ा लेट निकल जाओ, क्या दिक्कत है? आलोक जी, अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। देखिए मानक जी, दिक्कत यह है कि देश की अर्थव्यवस्था का बैंड बजा पड़ा है। देश में बेरोजगारी चरम पर है। शेयर बाजार का क्या हाल हुआ सबने देखा। शेयर बाजार को बचाने के लिए औरंगजेब साहब की आत्मा को ढूंढ लाए। और मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान की मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने उस आत्मा से अपना छुटकारा पा लिया। लेकिन अब हिंदुस्तान के मीडिया ने वहां से एक औरंगजेब से छुटकारा पाया तो दूसरे होली में घुसा दिया बीजेपी वालों ने। अरे भाई, पहली बार होली मन रही है क्या? आपका सोल्यूशन क्या है डॉक्टर नवल किशोर? होली वाले दिन सबको हाँ बताइए। देखिए, बिना 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 जानकारी के ही आप समझ, बीमारी है नहीं। यहाँ पर होली दिवाली पहली बार तो मनाई नहीं जा रही है, दशकों से ये त्योहार मनाया जा रहा है। आप बिना बीमारी के ही दवाई और इलाज क्यों खोज रहे हैं? आपको कैसे पता है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ होली नहीं खेलते हैं? आप बताइए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों गांव है जहां पर हिंदू मुसलमान होली खेलते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, कई सारे हिंदू पर्व में साथ में रहते हैं। आप इस तरह का फर्क और इस तरह का भेद ये कृत्रिम रूप से पैदा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी राजनीति जो है वो बात कर ही चलती है। आपकी राजनीति ओके, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ओके, बोलती है। ऑलराइट, मैं समझ गया डॉक्टर नवल किशोर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो कहना चाह रहे हैं कई बार ऐसा होता आया है, इस बार जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है। एक चीज और बता दीजिए डॉक्टर नवल किशोर, क्या बिहार हिंदू राज्य है क्या? विधायक जी कह रहे हैं सारे मुख्यमंत्री हिंदू हुए, ये तो हिंदू राज्य है ही, हिंदू राष्ट्र है ही। देखिए, आप देखिए, ये कैसा व्यक्ति है? इनको तो विधायक रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। मानसिक रूप से पीड़ित आदमी है ये, इनको मालूम ही नहीं है, इनको संविधान का एक लाइन ही नहीं मालूम है। ये लगता है कि पाठशाला के पहले विद्यार्थी हैं, इस संविधान में नहीं मानते हैं, इस देश के चरित्र को नहीं जानते हैं, सेकुलर चरित्र को नहीं जानते हैं, जिस भारत का निर्माण 1947 में हुआ और आज तक जिस बात को पूरा देश और विश्व जानता है, जो हमारी पहचान है, उसके विषय मालूम ही नहीं है। हिंदू प्रधानमंत्री होने का मतलब हिंदू राज्य हो क्या? आप क्या बात करते हैं? थियोक्रेटिक स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है? इनको तो मामूली जानकारी भी नहीं है। ऐसे ही लोग जो कि बौद्धिक रूप से दिवालियापन है जिनका, वही लोग भारतीय जनता पार्टी के। ओके आलोक शर्मा, की बात है। आलोक जी हंस रहे थे अभी नवल किशोर की बात पर, क्यों हंस रहे थे आलोक जी, क्या हुआ? देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे लोग विधायक चुन के जाते हैं जो केवल हिंदू मुसलमान करने के लिए ही, स्टेटमेंट देने के लिए ही बने। उनसे पूछ लो उनके कंस्टिट्यूएंसी में क्या होता है और क्या नहीं होता है। बीजेपी के बहुत से मंत्री ऐसे होंगे, उनसे अगर डिपार्टमेंट्स के नाम पूछ लिए जाएं तो वो नाम नहीं पता होंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान करना वो बखूबी जानते हैं। और मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं, वो जो औरंगजेब की आत्मा थी वो हिंदुस्तान के मीडिया को छोड़कर चली गई। एक हफ्ते से वो घुसी हुई थी हिंदुस्तान के मीडिया में। अरे भाई, ऐसे आलतू फालतू लोगों के ऊपर अगर हिंदुस्तान का मीडिया शो करेगा तो स्वाभाविक है कि शेयर मार्केट डूबे, अमेरिका में बेइज्जती हो, अमेरिका में हथकड़ियां लग के हमारे युवा आए, किसी को कोई परवाह नहीं रहेगी। और इसी तरह के शो चलते रहेंगे। एक मतलब लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट का एक हफ्ते में उड़ जाता है, रुपया डॉलर की तुलना में लगातार गिर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री बाबा बागेश्वर और तमाम लोगों को कोट करते हैं। स्वाभाविक है कि जब महिला अत्याचार का एक बाबा जिसके ऊपर आरोप लगे होंगे वहां पर गृह मंत्री जाएंगे तो ठीक है, फिर आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, देश भाड़ में जाए। जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो मीडिया भी उसको पूरा हवा देता है। और खासतौर पर नोएडा के जो हमारे साथी हैं वो इसमें बीजेपी से भी ज्यादा बड़े मास्टर हैं। अब उनको या तो इंस्ट्रक्शन आती हैं या वो बीजेपी की से ज्यादा ट्रेंड हो गए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी यूएसए में क्या हुआ, शेयर मार्केट में क्या हुआ, किसी एक मीडिया के चैनल ने ये शो नहीं किया कि 30 लोग जो कुंभ में मरे थे उसकी लिस्ट कहां है। लेकिन औरंगजेब 10 दिन तक हिंदुस्तान के मीडिया पर चला। 18 लोग रेलवे स्टेशन पर मरे, कुचल कर मरे, उसकी लिस्ट किसी हिंदुस्तान के मीडिया के पास हो तो जरूर उसको हम भी शेयर करना चाहेंगे। अरे 1000 से ज्यादा लोग कुंभ में मर गए, 200 से ज्यादा लोग दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मर गए। लोग, आलोक जी ऐसे मत बोलिए, आलोक जी कमाल है, आप बताइए 1000 लोग मर गए कैसे? मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं मानक जी, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, 1000 से ज्यादा। और जिस दिन 30 की लिस्ट ले आएंगे उस दिन मैं मान लूंगा कि मेरी स्टेटमेंट गलत है।
ये आंकड़ा 1500 से भी ज्यादा हो सकता है। कहां से आपके पास ये आंकड़ा आया? अरे भाई, मेरे पास चश्मदीद लोगों के वहां से आया। आपके पास तो आंकड़ा 30 का होगा, वो 30 का आप दे दीजिए मुझे। ट्रक भर भर के कपड़े चले गए, वहां सैकड़ों गाड़ियों को लेने नहीं आया कोई 15 दिन तक। मानक जी के पास तो 30 की लिस्ट आ गई होगी। अरे आप लोग थोड़ा सा, मानक जी आप लोग भी अपने गिरेबान में अरे झांकिए। नहीं आलोक जी, देखिए अरे सुनिए ना भाई जरा, रुकिए ना एक मिनट। देखिए आपने सुनिए जरा। जब आप 1500 कहते हैं ना आलोक जी, आप विपक्ष से लिस्ट मांग रहे। नहीं एक मिनट मैं नहीं, एक आप सेकंड ये देखिए, लिस्ट सुनिए ना आलोक में जी, एक शो कीजिए आप मानक जी। आलोक जी राष्ट्र की बात में एक शो कीजिए कि 30 लोग कौन मरे। अरे आलोक जी, हमने शो किया था, ऐसे मत बोलिए, कमाल है, खुद ही आते हैं डिबेट पे, भूल जाते हैं फिर। आपने ना मानक जी, हाँ। सुनिए ना प्रभु, आप बीजेपी के इतने खवैया मत बनी। ओहो, आप मेरे ऊपर केस करवाइए। ये बड़ी समस्या है। जरा सा सुनिए ना आलोक जी, जरा सा क्रॉस क्वेश्चन कर लो, आप बीजेपी करने लगते हैं। मैं पूछ रहा हूँ 1500 जब कहेंगे तो कोई आधार तो होगा आलोक। नहीं आप आरजेडी के, यही तो प्रॉब्लम है ना। 30 की लिस्ट आपके पास होगी, वो 56 इंच के झूठों के बादशाह के पास तो होगी ना। हिम्मत है आप लोगों की 50 लोग एक चिट्ठी लिख लेते हैं देश के प्रधानमंत्री को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है। 50 पत्रकारों ने आज तक 10 साल में एक चिट्ठी लिखी हो देश के प्रधानमंत्री को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए आकर। आप लोगों की आत्मा मर चुकी। आप आज भी विपक्ष से पूछते हैं 1000 का आंकड़ा कहां से आया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आपके पास 30 का आंकड़ा कहां से आया, आप जरा बता दीजिए मुझे। आलोक जी, आपको भी पता है, आपके पास आपने 30 भी, का आंकड़ा अरे कहां से रुकिए ना, आया, जरा मुझे बता दीजिए। आलोक जी एक मिनट, इतना नाराज मत होइए, रुकिए जरा एक मानक जी, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। रुकिए तो सही, देखिए कचूमर निकालने में, देश का कचूमर निकालने में बीजेपी जो कर रही है, कर ही रही है। आलोक जी, हिंदुस्तान का मीडिया 4 कदम आगे चल रहा जिम्मेदार है। बताना बड़ा आसान है, मैं ये कह रहा हूं। अरे भाई, आप मुझे केवल ये बताइए, बोलिए, सुना भी तो करिए। अरे सुना भी तो करिए। युवा जिसको नौकरी की तलाश है मानक जी, उसको औरंगजेब ने क्या किया था, क्या नहीं किया था, उस बात से आज कितना लेना देना है। आपको पूरा हक है ये पूछने का आलोक जी, आप पूछिए, आपको हक है कि औरंगजेब पर डिबेट क्यों हो रही है। रुकिए ना एक मिनट। अरे मैं भी आज सारे भड़काऊ बयान ही दिखा रहा हूं बीजेपी विधायकों के और मंत्रियों के। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? बात तो सुन लीजिए ना। हाँ, क्योंकि न्यूज 24 राणे जैसे के लोगों का फोटो लगा के बयान चलाता है ऊपर। मतलब आपके हिसाब से इन पर बहस नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया को सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि जो बाबा अपने आप को ये कहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। क्या भारत हिंदू राष्ट्र है? मतलब जो हिंदू राष्ट्र कहेगा उस पर एफआईआर होनी चाहिए आलोक जी। मेरा ही कहना, देखिए आप मेरे मुंह में शब्द रख के फिर आप आलोक जी हेडलाइन बना दीजिए। मैंने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई किस रूप में होनी चाहिए वो अलग विषय। आप 2 शब्द मेरे मुंह में रख के कल 100 और चला दीजिएगा। आप लोग यार कुछ तो सोच लीजिए क्या कर रहे हैं आप लोग देश के साथ। खुद बोल रहे हैं आलोक जी और खुद ही नाराज हो रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, खुद ही नाराज हो रहे हैं। कमाल कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर को हवा ना दी गई होती तो आज एमएलए की हिम्मत कैसे होती हिंदू राष्ट्र में बनाऊंगा, क्या होती क्या? ये कुछ नहीं है, केवल और केवल किस तरह से मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, हिंदू मुसलमान में देश को बांटा जाए, और उसमें मीडिया गरम मसाले का काम करता, तराक से एकदम पकड़ता है विषय को और डाल देता है। अरे बीफ की कंपनियों से पैसा खाने वाले लोग सनातन की बात करते हैं, तिरंगों को नहीं मानने वाले लोग संविधान की बात करते हैं। अच्छा आलोक जी, संविधान को विदेशी बताने वाले लोग इसी तरह के बयान देंगे। ठीक है, ओके आलोक जी, जैसे तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है जी? अगर मीडिया सही ढंग से अपने सवालों को उठाए तो देश की ये दुर्गति ना हो। आज का मेरा दूसरा सवाल आलोक जी पता है क्या है? अचानक देश में क्यों आई भड़काऊ बयानों की बाढ़? आपका सवाल ही बायस है। अचानक कहां आई है? अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री तो पिछले 10 साल से भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ओके शिवम त्यागी, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? आप बताओ तो सही। आप हंस रहे हैं, मैं इतनी सीरियस बात कह रहा हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, अरे सुनिए ना भाई जरा, लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने भड़काऊ बयान नहीं दिए थे क्या? मंगलसूत्र वाले और भैंस खोल ले जाएंगे और मुजरा, ये भड़काऊ नहीं थे क्या? ओके शिवम त्यागी, हंस रहे हैं इतना सीरियस बात पे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सुनील भाई, ये यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सब जगह अचानक क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं? शुरू संभल से ही हुआ था। सुनील, आपका क्या मानना है? देखिए मानक जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आपके लाखों दर्शक होंगे, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आज की डिबेट के लिए बस यही कह सकता हूं कि होली है, बुरा न मानो होली है।
और जहां तक मामला भड़काऊ भाषण का है, बोलना नहीं चाहता, लेकिन आलोक जी बुरा मान जाते हैं। अगर बीजेपी के लोग एक मिनट, बीजेपी के लोग अगर भड़काऊ भाषण नहीं देंगे तो लोग बेरोजगारी पर पूछेंगे, महंगाई पर पूछेंगे, किसान की दोगुनी आय पर पूछेंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है, गरीब का क्या हुआ, महिला उत्पीड़न का क्या हुआ, इनकी बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, भ्रष्टाचार का क्या हुआ, अच्छे दिन का क्या हुआ। तो अगर देश के असल मुद्दे पर बात नहीं करनी है तो स्वाभाविक है भड़काऊ भाषण होंगे। मैं बारी बारी कह रहा हूं। मैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले बात करता हूं बिहार के जो इनके विधायक हैं उनकी। देखिए, अगर आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं, इसका मतलब जब आप विधायक चुन करके गए तो आपने शपथ किस चीज की ली? संविधान की ली या हिंदू राष्ट्र की ली? किस चीज की शपथ ली? आप दे दीजिए इस्तीफा, आ जाइए, करिए, कहिए कि भाई हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और कहिए कि हमें संविधान नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बलिया की विधायक क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि हम तो योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करेंगे मुसलमानों के लिए अलग से एक वार्ड बनवा दीजिए। मैं एक बात कहूं, किसी को बुरा ना लगे और उस सोच का मैं हूं नहीं। अभी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को वार्ड अलग करा दीजिए, कोई कहेगा कि भाई पिछड़ों का वार्ड अलग करा दीजिए, कोई कहेगा दलितों का वार्ड अलग करा दीजिए, फिर आदिवासियों का वार्ड अलग करा दीजिए। और हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को मैं एक सुझाव दे रहा हूं, ऐसा मत करो। देश संविधान से चलेगा और देश की जो विरासत है उसी से चलेगा। आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र, कल कोई कहेगा कि पिछड़ा राष्ट्र घोषित किया जाए, आबादी की सबसे बड़ी संख्या पिछड़ों की है, क्या करोगे? कहां जाओगे? कहां रहोगे? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये भी ठीक है। ऐसा मत करो अपनी सरकार बचाने के लिए। एक दूसरी बात कि यह देश, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा, यह देश राम रहीम का है, यह देश राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां का है। और मानक जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, जो बीजेपी एक माहौल बनाना चाहती कि इस देश के मुसलमानों का हीरो कौन? अकबर नहीं है, औरंगजेब नहीं है। इस देश के मुसलमानों का हीरो अगर आज भी कोई है तो अशफाकुल्ला खां है। अकबर और औरंगजेब बिल्कुल इसका याद कोई है। हीरो है तो अब्दुल हमीद है। दूसरा नीचे पढ़ना पड़ रहा है, देख रहे हैं, अब्दुल हमीद का नाम। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं, इस देश में के मुसलमानों का असली हीरो कौन है? अरे भाई, आप महसूस करिए। और इस देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी कौन लोग हो रहे हैं? नाथुराम गोडसे को जो लोग अपना पुरखा मानते हैं वो देशभक्त हैं, या अंग्रेजों के सामने घुटने टेक देने वाले, चिट्ठी लिख करके माफी मांगने वालों को के जो वंशज हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, या जिन्होंने आजादी के बाद 52 सालों तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं लगाया वो देशभक्त हैं? ये नकली देशभक्त हैं। ये तो कभी चाहते नहीं थे इस देश में संविधान लागू हो। ये तो सामंती सोच के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग। ये नहीं चाहते कि पिछड़ा तरक्की करे, दलित तरक्की करे, आदिवासी तरक्की करे, ये नहीं चाहते हैं। ऑलराइट, एक ही बात। यू आर राइट ब्रो। ओके, आशुतोष अब आप ही बताइए भाई। एक तर्क ये भी है आशुतोष, जो संभल के सीओ ने कहा या जो बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, इनकी पूरी बात नहीं, कम से कम वो बात कि अगर आपको रंगों से बुरा लगता है तो भैया 2 बजे तक घर से ना निकलो। आशुतोष, क्या गलत है इसमें? मालक, सबसे पहले तो मैं वाजपेयी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। हाँ, पूछिए ना। वाजपेयी जी, आप सनातनी है या नहीं है? हमसे ना पूछो सवाल, जनता से पूछिए सवाल। सवाल जनता से पूछिए। आपको अच्छा, सनातनी जहां होने तक में हमारा सवाल है ना, हम समाजवादी हैं, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। ठीक है, ये जवाब। ठीक है, ओके। इसका मतलब आप सनातनी नहीं है ना? अब जो आप लगाएं, जो आप ड्रॉ करें पिक्चर, जो ड्रॉ करें। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपने ये बात कही और बड़ी ईमानदारी के साथ आपने कहा कि मैं होली नहीं खेलता, मुझे होली पसंद नहीं है। चलिए, आप तो भाजपा के साथ ही, इसलिए आपको कोई गैर हिंदू नहीं कहेगा। मैं अगर यही बोल दूंगा तो कहेंगे तो सनातन विरोधी है, तो हिंदू विरोधी है, तो मुसलमान परस्त है, तो पाकिस्तान परस्त है, चीन परस्त। अभी आप बच जाते, मैं नहीं बच पाता हूं। यू आर राइट ब्रो। मैं डंके की चोट पर होली खेलता हूं और खूब जम के होली खेलता हूं, लेकिन आज तक पहली बार मैं सुन रहा हूं कि इस देश में हिंदू की होली अलग होती है और मुसलमान का रमजान अलग होता है। पहली बार देख रहा हूं और इसको सुन के बहुत तकलीफ हुई आज।
हमारे घर पे होली पे कम से कम हमारे 3 मुसलमान मित्र आते हैं, उनके परिवार आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, जम के होली खेलते हैं। ना उनको आपत्ति हुई, ना मुझे आपत्ति हुई। ईद के दिन हम उनके घर जाते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन है, पसंद करते हैं, ना पूछते हैं झटका है हलाल, हम खाना खाते हैं उनके यहाँ बैठ के। यही तो हमारी संस्कृति थी। अब इस देश के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिनको अब हिंदू होली चाहिए और हिंदू और मुसलमान रमजान चाहिए। अरे किस तरीके का समाज बना रहे भाई, हमें शर्म भी नहीं आती है। दिक्कत क्या है ना, हमें शर्म भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती? आपने कहा कि इनकी बातों को गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए। इनकी बातों को इसलिए गंभीरता के साथ लेना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी यही भाषा बोलते हैं। आपको याद है ना चुनाव दौरान क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेटर, याद है ना आपको? या भूल गए आप? गुरु गोलवलकर को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उन्होंने किताब लिख डाली पूरी कि इस देश के अंदर मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहिए, उनके पास कोई सिविल राइट्स नहीं होने चाहिए। और केसी सुदर्शन को भी गंभीरता के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा भारत के संविधान को स्क्रैप कर देना चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। किस किस को गंभीरता के साथ नहीं लेंगे? यही असली चेहरा है भाजपा का और आरएसएस का। देश संकट में है। मुसलमान विरोध, मुसलमानों से नफरत, असली चेहरा यही है। और अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो उनका लिटरेचर उठा के देखिए और पढ़िए, बंच ऑफ थॉट उठा के पढ़िए, वी एंड आवर नेशन डिफाइंड उठा के पढ़िए। पर बंच ऑफ थॉट्स की बात को तो आशुतोष मोहन भागवत कह चुके कि वो बात पुरानी हो गई, उसके बाद से आरएसएस बदल गया है। आजकल कभी आपने कभी सुना महात्मा गांधी की किसी किताब को प्रेस ने विड्रॉ कर लिया हो? नेहरू की किसी किताब को विड्रॉ कर लिया हो? कैनेडी की किसी किताब को विड्रॉ कर लिया हो? इस बात को कहने और करने में बहुत फर्क है। गोलवलकर तो साफ कहते थे भाई इस देश के मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना है, सिविक राइट्स में रहना हो तो रहे, ना तो ना रहना है। और तो और दीनदयाल उपाध्याय का पढ़ लीजिए, वो तो हिंदू राष्ट्र, वो तो हिंदू छोड़ दीजिए, वो तो धर्म राज्य बनाना चाहते हैं। मैं आपको दिखा दूं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म किताब, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 1985 में अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट माना है। जब उन्होंने गांधीयन सोशलिज्म छोड़ा तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पर एक्सेप्ट किया। यानी भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर पर मानती है कि इस देश को धर्म राज्य होना चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप कंफ्यूज मत करिए देश को। हिंदू विचारधारा मेरी भी है, मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। जो हिंदुत्व गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है, जिस हिंदुत्व के बारे में सावरकर ने लिखा है, गांधी जी भी हिंदू थे, गांधी जी की विचारधारा भी हिंदू थी। जब गांधी जी से पूछा गया कि आप क्या अपने को हिंदू मानते, बोला हाँ मैं अपने को हिंदू मानता हूं क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, वेद उपनिषद में मेरा विश्वास है, मैं गाय मेरे लिए पूज्य है और मैं राम और कृष्ण का भक्त हूं। यह है हिंदू विचारधारा। आशुतोष खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।